हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स का कि क्यों आपको बजाज पल्सर NS 125 लेनी चाहिए। इन 5 पॉइंट्स को आपको सुनने के बाद आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। मतलब आपको क्लियर करने के लिए, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि NS 125 आपके बजट में आती है कि नहीं, आपके लिए है कि नहीं, आपको लेनी चाहिए कि नहीं। ये सारी बातें इस वीडियो में हमारी होगी। प्लस मैं आपको कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी बताऊंगा इस बाइक के बारे में इस वीडियो में, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। और इसके साथ जो इसके कंपैरिजन में आती है बाइक, वो होती है हमारी KTM ड्यूक 125 और होंडा शाइन SP। तो KTM 125 की हम पहले साइड कर देते हैं क्योंकि उसका प्राइस सेगमेंट बहुत हाई चला जाता है। हम रख सकते हैं होंडा शाइन SP 125 को इसके कंपैरिजन में। तो ये सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी से आगे लेके चलेंगे। तो आइए सबसे पहला हम पॉइंट इसमें डिस्कशन करते हैं। वो पॉइंट हमारा रहेगा कि इस बाइक का स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया है इन द सेगमेंट ऑफ 125 सीसी। आप इसको देख रहे हैं, ये कितना शानदार डिज़ाइन इसको दिया गया है, जो कि NS 200 में आपको मिलता है। सेम टेलीस्कोपिक फोक्स और सेम डिज़ाइन ऑलमोस्ट आपको मिला गया है। आपको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। मैं आपको एक सबूतिक तौर पे एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे NS 200 में आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। उस लिक्विड कूलिंग सिस्टम का जो बॉक्स और है वो यहाँ पे अभी भी लगाया गया है, लेकिन क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में कोई भी लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं आता है तो यह बॉक्स खाली है, वरना इसमें रेडिएटर लगा रहता है। तो आप समझ रहे हैं, कहीं से भी इसके डिज़ाइन, इसके मॉडल, इसके चेचिस, इसके मटेरियल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको एक बढ़िया मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन द हैंड आपको मिल रहा है। तो आप कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं होइएगा कि इसका बॉडी जो है वो किसी हाल में कम है। अगर इसमें इंजन छोटा लगा हुआ है लेकिन इसका बॉडी ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कारगर है। जैसे कि हम एक बात बताते हैं आपको कि जो ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक्स होती हैं उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बनाया होता है ताकि वो हायर स्पीड्स पे, यानी ज़्यादा स्पीड पे थोड़ा स्टेबल रहे, गाड़ी बैठ के चले। तो ये बाइक में तो कम छोटा इंजन लगा हुआ है, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल चलेगी। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इस बाइक में क्योंकि एक छोटा इंजन लगा हुआ है जो कि सिर्फ 125 सीसी का है और इसमें आपको मिलते हैं 5 गियर ट्रांसमिशन। तो जब छोटे इंजन्स में आपको ज़्यादा गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं तो आपको माइलेज हमेशा ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को आप इस चीज़ की जानकारी आपको होगी कि जो ज़्यादा गियर्स होते हैं, यानी 5वें गियर पे जब हम बाइक को ज़्यादा देर तक चलाते हैं, हायर गियर्स पे कभी भी बाइक को लोअर RPM पे आप ज़्यादा चलाइएगा। कम RPM पे, RPM मतलब कहने का ये जो आपको टैकोमीटर दिख रहा है, एक बार दिखाते हैं इसको। अगर आप 4000 RPM पे इसको कम स्पीड में चलाइएगा, 5वें गियर पे चलाइएगा, तो अगर 4 गियर वाली बाइक होगी तो वो 4000 RPM पे उससे कम स्पीड में चलेगी और ये ज़्यादा स्पीड में चलेगी सेम 4000 RPM पे। तो आपको ज़्यादा स्पीड कहीं ना कहीं मिलेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस बाइक को हायर स्पीड में चलाइएगा, हायर गियर पे चलाइएगा, तो आपको सबसे बेहतर माइलेज मिलेगी। अब एक बात और आ जाती है कि इन द सेगमेंट जब आप इतने अच्छे डिज़ाइन की एक बाइक को लेके चल रहे हैं, अगर इसमें से NS 125 यहाँ से हटा दिया जाए तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि 125 सीसी की सेगमेंट की बाइक है। तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो आपको माइलेज है वो भी आपको 50 से 55 के आसपास का माइलेज मिलेगा। अगर आप बड़ी अच्छे से बाइक को चलाते हैं तो आपको 55 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा, और अगर आप इसको थोड़ा रफ चलाते हैं तो आपको फिर भी 50 के आसपास का आराम से माइलेज मिल जाएगा। तो माइलेज में आप कहीं से भी जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली अगर इस बाइक को आप परचेज करते हैं तो। इसमें एक और ख़ास बात है कि फ्यूल इंजेक्शन से बहुत लोगों का कॉस्ट जो है वो हाई हो जाता है और थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन ये बाइक आती है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर कहीं ना कहीं फ्यूल इंजेक्शन से ज़्यादा माइलेज दे रही है इन द सेगमेंट। तो ये जो बजाज है वो 125 सीसी की बाइक तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इसने बनाया है, और उससे ऊपर जब 150 सीसी सेगमेंट से ऊपर जाते हैं तब हमें फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। तो आप जो सामने देख पा रहे हैं वो आपको कार्बोरेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साथ ही आप अपने तेल को बंद या चालू भी कर सकते हैं। रिजर्व भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि 1.8 लीटर से 2.5 लीटर तक का होता है। पॉइंट 3 की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि बजाज पल्सर 125 जो आई थी वो नए जनरेशन की इंजन के साथ आई थी। वो इंजन रिसेंटली डेवलप हुआ था, तो इसमें आपको नए जनरेशन का एक इंजन मिलता है जो कि बिल्कुल न्यूली डेवलप है, मतलब कुछ साल ही पुरानी हुई है। ठीक ठाक पावर मिल जाता है, 11.6
PS का और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क का जो है पावर आपको अच्छा खासा मिल जाता है 5 गियर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री महसूस हो रही है। पॉइंट 4 की हम बात करें, इन द सेगमेंट, इन द प्राइस सेगमेंट, यानी इस प्राइस में और 125 सीसी सेगमेंट में आपको मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर, वो भी 7 स्टेप एडजस्टेबल, कोई नहीं दे रहा है, जो कि ये नाइट्रोक्स गैस फील्ड मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर 7 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बैलेंसिंग देगा जब आपको इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाइएगा, हाइपर नेकेड स्पोर्ट्स मोड में, मतलब मूड में चलाइएगा इसको, तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस बाइक से। क्योंकि इसी सेगमेंट में, मतलब पल्सर 125 में भी जाए तो आपको नहीं मिलता है, या फिर शाइन SP में भी जाए तो आपको नहीं मिलता है। तो आप कहीं से भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अगर आप किसी भी ऑफ रोड सिचुएशन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है वो आपको बेस्ट कंफर्ट देने में सबसे आगे रहेगा। अब ओवरऑल लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट हमारा यही रहेगा कि इस बाइक में आपको नॉर्मल जैसा साइलेंसर मिलता है सभी में, वो साइलेंसर ना देके यहाँ पे आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि अंदर में ही साइलेंसर रहता है और इसका बॉक्स बड़ा होता है। मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि ये एक डिजाइनिंग हुआ, इस बाइक को एक स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन में ही डेवलप किया गया था, ताकि आप स्ट्रीट पे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चल सकें। वैसा सब तो यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन उसी टाइप का ये डिज़ाइन जो है किया जाता है, ताकि आगे से पीछे जो है ये बाइक पतली होती जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े पतली हो जाए। अगर एग्जॉस्ट बना दिया जाता तो ये बाइक यहाँ तक मोटी हो जाती, लेकिन इसीलिए अंडर बेली एग्जॉस्ट जो है बहुत सारे हाइपर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में इस तरह के एग्जॉस्ट आया करते हैं। ऊपर से इसकी डिज़ाइन बाकी आप देख लीजिएगा तो सीट का डिज़ाइन, स्टेप अप सीट, ग्रैब रेल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इवन जब आप इस बाइक पे बैठते हैं तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, इसके टैंक के डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इन द सेगमेंट और इन द प्राइस सेगमेंट आपको सबसे बढ़िया टैंक का डिज़ाइन मिलेगा। 8 से 5 mm का सीट हाइट है, तो सीट हाइट भी आपको बढ़िया मिलता है। 5 फुट 5 इंच के ऊपर कोई भी आदमी इसको चला सकता है काफ़ी आसानी से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको एनालॉग डिजिटल मिलता है बहुत सारे फंक्शन के साथ, तो इसमें भी आपको प्रीमियमनेस जो महसूस होना चाहिए वो बिल्कुल महसूस होता है। मैं दोबारा ऑन करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। डिज़ाइन भी कॉल जो है बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर की तरह दिया गया है, चाहे वो पल्सर लिखा हुआ हो उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल पीछे का 100/90 सेक्शन का टायर दिया गया है, तो ग्रिप्स भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब मैं आपको थोड़े से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया था। तो इसके एडवांटेज ये रहेगी कि अगर आपका हाइट ठीक ठाक है, लाइक 5.6 एंड अप है, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी इस बाइक को चलाने में। और काफ़ी ज़्यादा आप जो है इन द सेगमेंट, एक छोटी बाइक, जब हम छोटे सेगमेंट की बाइक के में जाते हैं जैसे 100 और 125 सीसी में, तो लंबे लोगों के लिए, 6 फीट लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं लगती है जैसे कि वो छोटी बाइक चला रहे हैं कोई, तो उनके लिए ये एक छोटा इंजन में एक बड़ी बाइक उनको मिल जाएगी। ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मैं इसको मानता हूँ। दूसरा एडवांटेज है कि अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, मतलब आप ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा रोड खराब है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 180 mm का, जो कि इन द सेगमेंट सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपका ज़मीन बेस टकराने वाला नहीं है। अगर ये बात करें कि इस बाइक को क्यों नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपकी हाइट बहुत कम है तो फिर आपको जो है लाइक 5.4 है, तो आपको एक दिन तो अच्छा लगेगा, मान लीजिए आप चला लीजिएगा, लेकिन रोज़ रोज़ आप इसको नहीं चला सकते क्योंकि एक थोड़ी ऊंची बाइक हो जाती है। तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हैं 125 की तरफ, तो वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि ये थोड़ी सी ऊंची बाइक है। आप मेरे हाइट के अनुसार भी देख रहे होंगे 5.6 इंच हाइट है, तो किसी एक साइड ही मैं पैर जो है फ्लैट रख पा रहा हूँ। दोनों तरफ पैर अगर रखता हूँ तो इतना ही पैर आता है। अगर आपका हेल्थ ज़्यादा है तो आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पैर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है कि इस बाइक की हाइट ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक एडवांटेज बन जाता है, कुछ लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है। बाकी और कोई ऐसा खास डिसएडवांटेज मुझे ऐसा मिलता नहीं है इस बाइक के लिए जो मैं आपको बताऊं कि उस कारण से आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल इस बाइक का डिज़ाइन और खूबसूरती पूरी अच्छी तरह रखी गई है। इसके साउंड की हम बात करें तो साउंड आप सुनिए इसमें आपको कैसा साउंड मिल जाता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बाइक को, तो आप आइडलिंग में साउंड सुन रहे होंगे कि साउंड कितना अच्छा आपको मिल रहा है। अब हम इसके आरपीएम को 5000 आरपीएम तक ले जाते हैं और कैमरे को जो है, जो माइक जो है वो मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, तो आप साउंड सुनिएगा कि आपको
जब आप बाइक पे बैठे रहिएगा तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको इस बाइक में सुनने को मिलेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम समाप्त करते हैं अपने वीडियो को। अगर ये बाइक आपको देखनी हो या फिर परचेज करनी हो तो पटना में GSV बजाज में ये बाइक अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आप जाके बाइक देख सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।